ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस क्वेश्चन कि जो नाम है क्या इंडिया को वो आज भी हेल्प करता है, उसकी रेलेवेंस की अगर हम बात करें तो आई वुड से यस, वो आज भी हेल्प कर रहा है एंड दिस इज ऑल्सो बीइंग रिफ्लेक्टेड ऑल्सो। अगर हम रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें, हाउ इंडिया अगेन मेंटेन द नॉन अलाइंड स्टैंड, कि जो हमारे अगेन सोवरेन इंटरेस्ट रहे, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं, तो वी डिड नॉट टेक एन एक्सट्रीम स्टैंड। हमने कम्प्लीटली ना तो रशिया को सपोर्ट किया ना यूक्रेन को सपोर्ट किया, बट एट द सेम टाइम हमारी जो प्राइमेसी रहती है दैट इज कि ह्यूमन राइट्स आर नॉट वायलेटेड। जो ह्यूमैनिटेरियन एड हम हमेशा इंश्योर करते कि दैट इज टाइमली अवेलेबल, टाइमली प्रोवाइडेड, इवन इन केस ऑफ इजराइल हमस वॉर। तो वन थिंग दैट इज वेरी क्लियर इज कि कोई भी अगेन ग्लोबल पावर हो, सो वी डू नॉट सपोर्ट terrorism in any form in any part of the world and talk about international peace restoration. So India के जो different principles भी अगर हम बात करते हैं like वसुदेव कुटुंबकम, so that is there। and कुछ दिन पहले हमने अगेन वर्ल्डली वाइज में भी यही चीज कवर करी थी कि वॉर या कॉन्फ्लिक्ट या वायलेंट एक्टिविटीज विल नॉट लीड टू पीस, अंडरस्टैंडिंग विल लीड। तो इवन डिप्लोमेटिकली एंगेजमेंट जो इंडिया हमेशा कोशिश करता है, सो दैट्स इम्पोर्टेंट। एंड इवन यमन में जो भी रिसेंटली हुती रेबल्स ने अटैक किया, तो उसमें भी वी सॉ कि आर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ही विजिटेड ईरान ऑल्सो। सो इवन जो ईरान का स्टैंड रहा है दैट इज ऑल्सो कि इंडिया को राइट्स हैं, इंडिया हैज दैट इंडिपेंडेंस राइट नाउ ऑल्सो गिवन द वॉलेटाइल सिचुएशन टू ensure कि trade happens via the Red Sea and the Suez Canal. So this is reflecting somewhere even the relevance of non-aligned movement in today's times. तो औशक इस और पे आप। मानसी, आई विल ऐड, हाँ, हाँ। आई विल ऐड 2 पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट इज नॉट नॉन अलाइनमेंट, इट इज मल्टी अलाइनमेंट। दैट इज मल्टी अलाइनमेंट विद द डिफरेंट पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट फ्रॉम चाइना, यूएस, रशिया एक्सेट्रा। इंडिया पहले था, ऑब्जेक्टिव था कि इट वाज सपोर्टिंग डीकोलोनाइजेशन, एंटी इंपीरियलिज्म, एंड इंडिया वाज नॉट बिकमिंग, नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, यूएसआर एंड यूएस. Now India is trying to become member of every blocks. For example, Quad, BRICS, SCO, G20, aligning with a 2+2 dialogue with Japan, even Russia, even US, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। तो मल्टी अलाइनमेंट, तो नैम टू जब बात करते हैं नैम 2.0, तो मल्टी अलाइनमेंट हाँ। वर्ड की वर्ड हाँ, ये IR के। इम्पोर्टेंट है। मल्टी हम्म, अलाइनमेंट, मल्टीलेटरलिज्म। हम्म। ये ऊपर करे एक बार मुंशी, एक केस स्टडी भी आया था ना, इंक्रीज वोटिंग इन मॉइस्ट एरिया रिफ्लेक्ट्स द फेथ इन डेमोक्रेसी। कल ही डेमोक्रेसी। वाले केस स्टडी। हाँ। हम्म। छत्तीसगढ़ ट्राइबल एरियाज रिफ्लेक्टेड बिलीफ इन डेमोक्रेसी। हर जगह चैलेंज। पड़ते हैं यार। यूनिक यूनिक चैलेंज। challenges faced by the people, battle poverty, difficulties, including Moism. हाँ, तो But ये the कहीं हम fate बोल has सकते increased. हैं कि Hmm. हाँ, कि कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंटल इवन जो स्कीम्स हैं वो उन लोगों तक पहुंच रही है। जो डेवलपमेंट अब थोड़ा वी कैन से कि इट हैज बीन विजिबल, वो दिखने लगा है। तो अब लोगों का जो माइंडसेट है वो भी कहीं ना कहीं फिर से वी कैन से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कि ऐसा नहीं है जो उनको इतने सालों तक बताया गया बाय द मॉइस्ट या मिसगाइड किया गया। So orientation Yes. program of the members of the Chhattisgarh Assembly at the premises that was also held. So it referred to the unique challenges. So even role of जो आपके elected representatives, जो politicians हैं, MLAs, MPs हैं, उनका रोल भी बहुत important हो जाता है in terms of ensuring कि people have that belief also कि हम जाके vote करेंगे तो their vote has that value. So Yes. how this even this ecosystem of dignity and decorum is also maintained of the house। तो ठीक है, यहाँ ऑपोजिशन का भी रोल आ जाता है। ऑपोजिशन बेंचेस की बात की जा रही है। टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, असेंबलीज और पार्लियामेंट जो है टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसीज हैं। सो ड्राफ्ट So रोड। can we see this is an example of democracy at work? Yes. कैसे नहीं बोल सकते इसको? ग्रासरूट लेवल डेमोक्रेसी है। आप दोनों यूज करो, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को भी यूज कर रहे हो, एंड साइड बाय साइड आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हो।
right from mobile towers to block level development, बाकी जो ठीक है, ड्राफ्ट रोड मैप्स फॉर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर्स आगे इंडिया में जो डेवलपमेंट होने वाला है उसका रोड मैप एंड द ड्राफ्ट इज बीन प्रिपेयर्ड एंड इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की हम बात करें, फर्स्टली तो वी विल टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स की बात करेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करेंगे, देन क्रिप्टोग्राफी मेंशन्ड है, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, एंड ये सारी इंपॉर्टेंट है इवन इन टर्म ऑफ डीलिंग विद दी साइबर फ्रॉड जो होते हैं, साइबर सिक्योरिटी जो होता है, या जो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं. तो CDAC सर्टेन इंपॉर्टेंट है. CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग. सो इसका भी एम जो है सॉल्व अ सीरीज ऑफ इश्यूज इन डिफरेंट टाइम स्पैन्स between now and 2047, the centenary for Indian independence, 100 years of independence, and we also have ki by then India would be a developed country. Dark web forensics, so यहाँ पे भी until 2030 for the completion. Social media analytics by 2026. So ये सब टारगेट ईयर्स है कि ये सारी कैपेबिलिटीज हम डेवलप कर लेंगे. सो asymmetric cryptography and Internet of Things devices should be done by 2028. Quantum resistant cryptography, UPI payment forensics solutions, because अभी जो इवन फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी होते हैं वी आर नॉट एबल टू सॉल्व देम, क्योंकि हमें सोर्स नहीं पता लग पाता है कि हु इज बिहाइंड दैट. तो जो अनोनिमिटी वाला जो चैलेंज है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं थ्रू दिस डिफरेंट जो बात कर रहे हैं कि कैपेबिलिटीज हम डेवलप करेंगे. सो GPS और व्हीकल फॉरेंसिक्स ये भी सेपरेट एरिया. सो यहाँ से हम जस्ट कीवर्ड्स ले सकते हैं. Instead of using critical technology answers में we can directly write these different terms. Then Iran launches satellite, regional tension spike. हमने देखा Iran they attacked Pakistan and also some locations in Iraq also. So Soraya satellite उन्होंने launch करी है with the Ghaem 100 satellite carrier, the Islamic Revolutionary Guard Corps जो IRG हम बोलते हैं. एंड कल हमने देखा था कि दे हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट ईरान पाकिस्तान कि डी एस्केलेशन करना इम्पोर्टेंट है फॉर पीस. बट अगेन सो नेपाल रिक्वेस्ट, ये ट्रेंड हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, लाइक 1-2 महीने से हम इसकी बात भी कर रहे हैं कि जो नेपाल के नेशनल जो पीपल द माइग्रेटिंग टू रशिया, तो रशियन आर्मी में दे आर गेटिंग रिक्रूटेड. तो नेपाल रिक्वेस्ट रशिया नॉट टू रिक्रूट इट्स नेशनल्स इनटू द आर्मी. सो Nepal is required Russia not to admit the Nepalese national army and help repatriate those who have already joined the country's forces to fight the war in Ukraine. So अगर हम यहाँ नेपाल की स्टैंड की बात करते हैं as far as Russia Ukraine war is concerned, तो I think ये उस लाइंस पे नहीं है, एंड ये उसका बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं काउंटर हो गया कि जो नेशनल्स नेपालीज नेशनल्स दे आर जॉइनिंग द रशियन आर्मी टू हेल्प दोज. सो नेपाल की कोई पॉलिसी नहीं है टू सेंड द नेशनल्स टू फॉरेन आर्मी एक्सेप्ट दोज few countries with which it has traditional arrangements. So ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, तो this is there. तो NAM summit from Russia has assured initiatives will be taken to address the concerns raised by Nepal. तो ये कि जो एक नेपाल की जो इमेज इंटरनेशनली ग्लोबल वर्ल्ड में जाएगी थ्रू दिस जो भी हो रहा है, तो आई थिंक ये मेन कंसर्न है अभी नेपाल का, एंड एज सच कोई पॉलिसी भी नहीं है. सो आई थिंक दिस इज द मेन रीजन व्हाई दे आर सेइंग कि डू नॉट रिक्रूट द नेपालीज नेशनल्स. औशिक, आपको इस पे कुछ बोलना है? First of all, Nepal is facing the economic challenges. Therefore, there is a outward migration towards the other country also, and many of the Gorkhas are trying to look for opportunity in job opportunity in Russia. और रशिया के लिए आसान पड़ता है कि आप सिटीजनशिप लो और अपना योगदान दो इन द वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर. तो वही बात है कि it is based on the national interest of Russia to include the
foreign fighters. It is much cheaper. Ethnic killing in Sudan Sudan. city left to 15,000 dead. Sudan, North Sudan, South Sudan. South Sudan capital Khartoum. मैप देखोगे तो इजिप्ट के बाद नॉर्थ साउथ, देन साइड में इथोपिया, और ये आते और इथोपिया, तो एरिट्रिया। पूछा था एक बार, तो वहाँ वॉर, पॉवर्टी, रेफ्यूजी क्राइसिस सब एक तरह से बोल सकते हाँ, लोकेशंस के बेसिस पे क्वेश्चन आया था ना, लोकेशंस एंड द ट्राइब्स कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। स्नेक वेनोम टॉक्सिसिटी, तो पोटेंशियल थेरेप्यूटिक एंटीबॉडी की तरह यूज भी किया जाता है स्नेक वेनोम को, जो जहर होता है। सो न्यूट्रलाइज स्नेक बाइट वेनोम टॉक्सिन। तो मतलब यहाँ पे स्नेक वेनोम को एक बोल सकते हैं कि एज अ ट्रीटमेंट भी यूज किया जाता है, बट यहाँ बात हो रही है कि पोटेंशियल ऐसी कोई एंटीबॉडी को डेवलप करने की बात की जा रही है जो स्नेक वेनोम की जो टॉक्सिसिटी बॉडी में स्प्रेड हो जाती है उसको कैसे डील कर सकते हैं। एंड 2.7 मिलियन पीपल आर बिटन बाय स्नेक्स ग्लोबली। तो इंडिया में भी एक ही इशू है, बहुत बड़ा इशू है शुड से। एनिमल डेराइव्ड ब्लड सीरम आर लिमिटेड इन देयर इफेक्टिवनेस एंड एक्सपेंसिव ऑल्सो टू प्रोड्यूस, और उसकी वजह से और जो इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो इट कैन बी डेंजरस। सो स्नेक्स वराइटीज अगर हम बात करें स्पीशीज, तो बोथ्रोप्स एस्पर वाइपर वेनोम कंटेन्स myotoxin the 2. So a substance that leads to muscle tissue destruction can result in long-term disability or even death. So यहाँ बस यही बात की जा रही है ह्यूमन एंटीबॉडीज और ऐसी चीजों को डेवलप करने की और साइंटिफिक डेवलपमेंट्स। सो एक ये है YTE mutated IgC antibodies actually enhance the effect of toxin rather than neutralizing it. So urbanization, Bhubaneswar impacts winter temperatures. So urbanization भी कैसे it can more add up to climate change if it is unscientific, if it is being done in an unplanned manner. तो यहाँ पे we see कि because of concretization and less green spaces, green areas, we see that ये negative impact हो सकता है. So यहाँ पे अगर हम बात करें तो it leads to decreased evapotranspiration due to the natural services being replaced with artificial और जो concretization हम देखते हैं. So इसकी वजह से भी temperature के ऊपर impact होता है. That also impacts the rainfall pattern as well. And it also, we can say, somewhere impacts the biodiversity which is found in an area. तो both the terrain and local microclimate दोनों सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं जब हम विंटर अर्बन सरफेस टेम्परेचर्स की बात करते हैं. सो अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, amplifying factors, increasing population load, enhanced dependence on the city resources, and amplifying the hovering clouds of the vulnerability and danger over the city in the absence of city-specific science-driven strategies. This is the keyword. So we need to build climate resilient smart cities. That is important. जो हम spun cities की भी बात करते हैं. Comprehensive city scale climate action plans होने चाहिए, which would be supported by science to mitigate and adapt to the impacts of urbanization. So these are, we can say, the anthropogenic factors adding up to the climate change. So globally also अगर हम डेटा देखें तो cities they contribute to more than 80% of global GDP. 75% जो of all the greenhouse gases and carbon emissions are released from cities. So nationally determined contributions और जो national adaptation plans है उनमें उनका जो factor है that is not taken into account. Or then we have the SDG goals. Exclusively they focus on the cities and formation of the groups like U20. So what is U20 under the G20 umbrella? It has acknowledged the need for city level action plans.
तो और स्पेसिफिक और माइक्रो एंड स्पेशलाइज्ड प्लान्स बनाने की बात की जा रही है। एंड सिमिलर केसेस पे जब गर्मियों में हम बात करते हैं कि हमारा नियर सरफेस टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, दिल्ली में भी जैसे बात करते हैं ऑलमोस्ट 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाता है, तो उसमें भी सेम ही फिनोमेना हम देख सकते हैं। Yes. So 3 antibodies will protect the animals from HIV-like infections. So here we have the names like SIV, which is Shiv is mentioned, Chimera of SIV and HIV. So antibodies have been isolated, tested, which can each shield large animals from infections with simian human immunodeficiency virus. So this is Shiv, हम HIV human immunodeficiency virus की बात करते हैं. So we can look for more details on this SHIV. तो मीजोलिथिक पीरियड एंड यहाँ पर डाइट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्टली तो डीएनए जो हमें मिला च्युइंगम्स में या द पीपल इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ स्कैंडिनेविया दे एट डियर ट्रॉट सो Scandinavia north of what is today the Gothenburg. So Mesolithic first we had again Paleolithic, then Mesolithic, and then Neolithic. So Meso means middle, lithic means Stone Age, middle Stone Age. तो अगर So बोलेंगे इंडिया में मेजोलिथिक एज में एक इम्पॉर्टेंट केव आकर जो ड्वेलिंग है मेजोलिथिक पीरियड में भीमबेटका okay, Bhimbetka in Odisha, भीमबेटका एमपी MP. मध्य प्रदेश नियर भोपाल। Hmm. So why are conflicts spreading in West Asia? So एक तो हम जो टर्म यूज करते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट और वाइडर कॉन्फ्लिक्ट जो repercussions हुए in after the Israel Hamas attack. Region is witnessing widespread security crisis over both the powerful states and non-state actors. सो हम यहाँ बात कर चुके हैं ऑल्दो इन डिटेल, तो यहाँ मैप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो इन दिस रीजन यू कैन सी येमन हुतीज देयर वर अटैक्ड एंड देन ईरान पाकिस्तान ईरान एंड इराक एंड यहाँ पे जो ईरान ने मिसाइल अटैक्स किए। सो हुतीज कैरिड आउट मल्टीपल अटैक्स कमर्शियल वेसल्स रेड सी में, दिस इज रेड सी, दिस इज द स्विस कैनाल और ये जो एरिया है दिस इज गल्फ ऑफ अकाबा एंड यहाँ पे बाबल मांदेव स्ट्रेट इज लोकेटेड। दिस इज द पर्शियन गल्फ, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज लोकेटेड एंड ये जो एरिया है एरिट्रिया जिबूती एंड आई थिंक सोमालिया, 3 कंट्रीज है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाती हैं। एंड इसके अलावा दिस इज अरेबियन सी। सो वी कैन ऑल्सो लुक फॉर एग्जैक्ट कि कौन सी कंट्रीज किसको बॉर्डर करती है, बॉर्डरिंग कंट्रीज हमें पता होना चाहिए। तो यमन में वी हैव सऊदी अरेबिया और ओमान द बॉर्डरिंग कंट्रीज एंड यहाँ पे वी हैव द चाबार पोर्ट इज लोकेटेड है, यहाँ पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट इज लोकेटेड एंड यहाँ पे वी हैव कुवैत ऑल्सो, कुवैत कंट्री यहाँ लोकेटेड, ये कुवैत है। कतर इज तो है। गल्फ वॉर स्टार्ट हुआ था, इराक हाँ, है अटैक कुवैत 1990। यस। तो दिस इज इजिप्ट, यहाँ पे इजिप्ट है। Okay, we can look for this. This is Caspian Sea, बहरीन कहाँ पर है, कौन Black सा? Sea. बहरीन भी यहाँ पे ही है, ये कतर के और ये पास में कतार बहरीन। होगा। बहरीन और इस तरफ कतार होगा, राइट। हम्म अच्छा मैप। Iowa caucus related to the initial nomination of the nomination ने यूएस में इलेक्शन कैसे होता है फॉर द प्रेसिडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ नॉमिनेशन विद इन द पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी एंड डेमोक्रेटिक पार्टी। तो वहाँ पर 4 नॉमिनी थे अभी, एक तो विवेक रामास्वामी हो गया, निकी हेली, डोनाल्ड ट्रम्प, जे ट्रम्प एंड फ्लोरिडा गवर्नर है रॉन डेसेंटिस। तो हर जगह जाएंगे, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज में डिबेट होगा। उसके बाद कॉकस मतलब ये होता है कि 76 से ही ऐसा हो रहा है कि इनिशियली जो बाकी लोग भी रहेंगे वो धीरे धीरे लोग जाके डिबेट करेंगे हर एक जगह पे। एक स्पेसिफिक स्टेट के अंदर में द रिपब्लिकन विद इन द रिपब्लिकन पार्टी दे विल चूज
who will be the Republican candidate for the president. तो अभी एक जगह हुआ, आयोवा में हुआ, तो आयोवा कॉकस इसलिए नाम है कि द रिपब्लिकन पार्टी मेंबर विल चूज फ्रॉम द आयोवा हु विल बिकम द रिपब्लिकन कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंट। तो वहां पर सबसे ज्यादा वोट मिला डोनाल्ड जे ट्रम्प 51%, उसके बाद फिर रॉन डेसेंटिस 23, फिर 18 के आसपास निकी हेली को, और लास्ट 7-8% विवेक रामास्वामी। तो विवेक रामास्वामी ड्रॉप्ड फ्रॉम द जो इलेक्शन में। उसके बाद फिर बाकी 3 जन बचे, तो और भी जगह कॉकस होंगे। सब कॉकस जब मिला जाए, अधिकतर 2-3 जगह और होगा, उसके बाद फिर डिसाइड किया जाएगा कि कौन से बन सकते हैं रिपब्लिकन नॉमिनी। हाँ, फिर उन्हीं तो कैंडिडेट्स के प्रेसिडेंट, हाँ हाँ इलेक्शन हाँ, तो जब जब डिसाइड हो जाता है कि ठीक है डोनाल्ड जे ट्रम्प है, तो डोनाल्ड जे ट्रम्प विल डिसाइड हु विल बी हिज रनिंग मेट, रनिंग मतलब वीपी। और फिर जो वीपी, ऐसे फॉर एग्जांपल बिडेन हैरिस बोलते हैं ना, तो बिडेन वीपी, बिडेन प्रेसिडेंट, हैरिस कमला हैरिस, वैसे ही अभी बात हो रहा है डोनाल्ड डे ट्रम्प मोस्टली he will choose Vivek Ramaswamy as his running mate to counter इंडियन जो ग्रीक बिडेन, और इंडियन जो वोटर है उनको टारगेट करने के लिए एक तरह से, जैसे बिडेन हैरिस हो गए वहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी में। तो ये इलेक्शन क्या डिसाइड करता है, इलेक्शन डिसाइड करता है कि पॉपुलिज्म इज ऑन राइज। ये डिसाइड करता है 50% रिपब्लिकन कंसिडर देमसेल्फ टू बी अ मेंबर ऑफ मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसका आइडियोलॉजी है अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म, अमेरिकन सेंट्रिज्म, नेटिव पॉपुलिज्म। उसके बाद फिर वो बात करेंगे प्रोटेक्शनिज्म के साथ में, वो बात करेंगे ट्रेड बैरियर कि अपने लोग को आप दो, फ्रैकिंग ऑफ कोल के यूसेज बढ़ाना चाहिए। फिर हर एक जो ग्लोबलिस्ट यूनेस्को हो गए, यूएन हो गए, बाकी जगह में उन यूएन का इंटरवेंशन कम होना चाहिए, वॉर में इंटरवेंशन कम होना चाहिए यूएस का। तो ये एक तरह से इट विल इम्पैक्ट द स्टेट ऑफ यूएस पॉलिटिक्स ओवरऑल। ठीक है। एंड इसमें प्राइमरीज होता है एक तो, और एक कॉकसेस होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? प्राइमरीज मतलब होता है कि स्टार्टिंग में कि डिबेट करेंगे, कि लोगों को पता नहीं है कि कौन है, तो प्राइमरी शुरू में हुआ, ऐसे फॉर एग्जाम्पल डिबेट हुआ, फिर कॉकस हुआ, फिर प्राइमरीज हो गए जो प्रेसिडेंशियल प्राइमरीज, मतलब कि दोनों तरफ से प्रेसिडेंट एंड वीपी, उस तरफ से इस तरफ से भी प्रेसिडेंट एंड वीपी, दोनों के बीच में 3 डिबेट होंगे, 1.5 घंटा 1.5 घंटा 1.5 घंटा, हो सकता है 1 महीना बीच में गैप हो, ऐसे करके। आप नवंबर के आसपास में, नवंबर सितंबर और उसके पहले तीसरा डिबेट के बाद फिर इलेक्शन, अगले दिन इलेक्शन हो जाते हैं, या उसके बाद इलेक्शन डिसाइड होता है, तो इलेक्शन होता है 1 महीना बाद, फिर कल काउंटिंग ऑफ वोट्स होता है। इंडिया ऐसा नहीं, वहां पर इलेक्शन एक वोटिंग दिन में नहीं प्रोसेस को होता है। लेके तो डिफरेंस होता है ना? हाँ हाँ, नहीं नहीं, प्राइमरीज में होता है कि आप एक तरह से डिबेट होगा प्रेसिडेंट का, उसके बाद फिर वोटिंग होगा। वोटिंग में भी प्रॉब्लम क्या है वहां पर कि बैलेट सिस्टम है वहां पर, आज ईवीएम नहीं है, और हर एक स्टेट के लिए अपना रूल एंड प्रोसीजर है। इंडिया में ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वहां ऐसा नहीं है। वहां पर हर एक स्टेट, वहां फेडरल स्ट्रक्चर है, तो हर एक स्टेट हैव द पावर टू इन्फोर्स इट्स ओन डिसीजन विद रिगार्डिंग टू द इलेक्शन मेथड। तो हर एक स्टेट चाहता है कि इलेक्शन डिफरेंट टाइप से हो, कोई चाहता है बैलेट पेपर हो, कोई चाहता है 3 दिन इलेक्शन में हो लगे। तो वहां बात हो रहा है कि सिंगल इलेक्शन होना चाहिए, एक दिन में होना चाहिए और छुट्टी होना चाहिए, ऐसा भी चर्चा हो रहा है वहां पर भी, कि एक ही दिन में सब इलेक्शन हो, ऐसा नहीं होता, बच्चा 8 दिन तक इलेक्शन चलता है। कोई स्टेट में आज हो रहा है, कोई स्टेट में 2 दिन बाद, 4 दिन बाद है, ऐसे करके हर एक स्टेट का अपना अपना रूल्स है। किसी में आपको वोटर आईडी चाहिए, किसी में वोटर आईडी नहीं चाहिए, ऐसा भी रूल है वहां पर हर एक स्टेट के हिसाब से। काउंटिंग भी ऐसे ही एंड होता है। इसमें ये भी है दो कि जैसे कॉकसेस में ये होता है कि डिबेट होती है पब्लिक प्लेसेस पे, एंड वहां पे ही जो वोटर्स होते हैं बैलेट में नहीं जाते वोटिंग डालने, ओपनली ऐसे हैंड रेज कर देते हैं अपनी चॉइस दिखाने के लिए। एंड प्राइमरीज में वो वोट डाल के आते हैं पोलिंग स्टेशन जाके। हम्म ठीक है, फिर ये नेक्स्ट टॉपिक जो है लेबर राइट्स की हम बात कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली इशू ये हो रहा है कि वर्कर्स जो हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ जो है स्पेसिफिकली ऑफ फ्रॉम स्टेट्स लाइक हरियाणा और यूपी, उनको भेजा जा रहा है, उनको रिक्रूट किया जा रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट इन इजराइल। तो यहाँ पे फर्स्टली हम अगर देखें जो पोर्टल यूज किया जा रहा है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पे, अराउंड 10,000 वर्कर्स ऐसे हैं एंड जो जिनको रिक्रूटमेंट प्रोवाइड की जा रही है इसराइल में। कौन से सेक्टर्स में? मेजरली तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और एक नर्सिंग इंडस्ट्रीज फॉर फीमेल, जो हम सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं, पिंक स्किल्स बोलते हैं। सो पासपोर्ट टू ड्रीम्स अब्रोड ऐसे करके अगर वेबसाइट पे हम जाके देखेंगे तो ये स्लोगन्स यूज किए जा रहे हैं, डिस्कवर न्यू होराइजन्स इन इसराइल। तो फर्स्टली जो इसराइल हमस वॉर है
वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स के वजह से ट्रेड यूनियंस इसको अपोज कर रहे हैं। तो जो यूनियंस, लेबर यूनियंस उनको अपोज कर रहे हैं, वो उनका स्टैंड ये है कि इंडिया का जो एक लाइक जो हमारे एथोस हैं, या जो हम कोशिश करते हैं अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में, तो इंडियन डायस्पोरा, इंडियन स्टूडेंट्स जो है, इंडियन वर्कर्स जो, उनको सेफली वहां से इवैक्यूएट करना। तो ये बोला जा रहा है ट्रेड यूनियंस के पॉइंट पे कि दिस रिफ्लेक्ट्स एंड दिस इज अगेंस्ट इंडियन एथोस ऑफ ब्रिंगिंग बैक सिटीजन्स फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट जोन। हम उनको वापस कॉन्फ्लिक्ट जोन में ही भेज रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ कि आपको एम्प्लॉयमेंट वहां मिलेगी। तो बोला जा रहा है कि दे आर यूजिंग अनएम्प्लॉयमेंट यूथ एंड वर्कर्स टू फर्दर देयर पॉलिटिक्स ऑफ हेट टू प्लीज इजराइल। एंड बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इवन पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड। और अगर हम रूल्स की बात करते हैं तो हमने कुछ दिन पहले फिर से कवर किया था ये चीज़, ई माइग्रेट पोर्टल अंडर द ECR, जो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड पासपोर्ट इशूड अंडर दिस। सो उसमें 18 कंट्रीज कवर्ड है, बट उसमें अभी इसराइल कवर्ड नहीं है ऑन दिस लिस्ट। सो हमने देखा था कि गवर्नमेंट गारंटी नहीं प्रोवाइड कर रहा है ऑफ योर सिक्योरिटी एंड योर, कि आपकी लेबर राइट्स वुड बी इंश्योर्ड बिकॉज अगेन ऑफ द वॉलेटाइल सिचुएशन एंड वॉर स्टिल कॉन्टिन्यूज। एंड अगर आपको ऐसे किसी वॉर जोन एरिया में एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो गवर्नमेंट उसकी कोई गारंटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। और इसके अलावा अगर हम वैसे अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करते हैं लेबर लॉज की इसराइल में, तो दे आर स्ट्रिक्ट एंड रोबस्ट, बट अभी करंट सिचुएशन में उनको हम कैसे मीट कर पाएंगे, तो वो चैलेंज है। एंड इसराइल OECD कंट्रीज का भी पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। एंड प्रोटेक्शन ऑफ द माइग्रेंट राइट्स, लेबर राइट्स भी इंश्योर्ड हैं। तो ट्रेड यूनियंस कह रहे कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से अगर बात करते हैं तो वी डू नॉट सपोर्ट recruitment of the Indians right now in Israel. So international practices are also mentioned. International Labour Organization is there, ILO. Migration of Employment Convention is there, and migrant workers supplementary provisions. So convention numbers भी हमें पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि convention number किस चीज़ से डील करता है, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो 143 एंड 97। तो 97 इज माइग्रेंट, जो माइग्रेशन है फॉर एम्प्लॉयमेंट कन्वेंशन, माइग्रेंट्स की एम्प्लॉयमेंट। 143 इज उनके जो माइग्रेंट वर्कर्स के सप्लीमेंट्री प्रोविजंस कन्वेंशन है। सो इंडिया ने इनको दोनों को ही कन्वेंशंस को रेटिफाई नहीं किया हुआ है, इसराइल ने दोनों रेटिफाई किए हुए हैं। सो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हम बात करते हैं तो दैट इज सेट टू इंक्रीज 2024 बिकॉज ऑफ अगेन जो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, जो वॉर्स चल रहे हैं, इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा है। So while the growing social inequalities remain a concern, according to ILO's World Employment Social Outlook, तो ये एक important fact हो गया कि World Employment Social Outlook published by ILO। तो ताइवान्स वाइल्ड कार्ड विलियम लाई। तो दो पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात करते हैं जब ताइवान पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो DPP, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, एंड आई थिंक वन इज TMK और नहीं KMT। KMT, Kuomintang. KMT। KMT, they are the founder of the Taiwan. हम्म। They lost in the Chinese Revolution, what, 1949, against the CCP. ठीक है। और यहाँ पे एक इशू, जो मेन इशू यही है कि ताइवान चाहते हैं कि जो उनके इंडिविजुअल एक आइडेंटिटी है वो उसको प्रमोट, उसको क्रिएट करना चाहते हैं। और चाइना चाहता है कि अगेन ताइवान, चाइना जो मेन एंड चाइना उससे कनेक्टेड रहे, चाइना के एम्बिट के अंडर रहे, उनके हिसाब से वो वर्क करे। तो उनको सोवरेनिटी और जो इंडिपेंडेंस है इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं देना चाहता है। तो चाइना उसको उसके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहता है। एंड इज देयर, और जो USA का रोल है अगेन दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम फॉर चाइना। तो जब भी ऐसा कोई इंटरनेशनल विजिट होता है ऑफ अ UN डिग्नेटरी, तो हमने हमेशा न्यूज़ में देखा है कि चाइना मॉक ड्रिल्स करना लग जाता है टू इन द रीजन्स विच आर क्लोजर टू ताइवान। सो यहाँ हम एक और कीवर्ड की जो बात करते हैं, लाइक वन कंट्री इन टू सिस्टम्स। लाइक
कंट्री एक ही रहेगी, चाइना के अंडर ही ताइवान को कंसिडर किया जाएगा, बट 2 डिफरेंट सिस्टम वर्क करेंगे चाइना और ताइवान में। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, तो CPR हमने बात करी, इनका भी FCRA registration has been taken away. So this marks culmination series of actions by the government against the think tank that began in 2022. CPR, बाकी हमने एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए और के एग्जांपल्स थे, एंड जो कंसर्न्स है, जो एक्ट है, कौन सी मिनिस्ट्री है, दैट इज ऑल बीन टेकन अप। तो ये भी केस स्टडी ले सकते हैं, गवर्नमेंट सस्पेंड्स द टॉप SAIL and NMDC officials for corruption. So SAIL, Steel Authority of India, National Mineral Development Corporation. So this also again reflects the activeness even of activeness of, or we can say more transparency, how it is being promoted, not message it sends, कि एक ये मेन कंसर्न रहता है जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं कि वहाँ पे करप्शन ज़्यादा है, रेड टेपिज्म है। सो नाउ वी आर सीइंग कि एक्टिवली ऑल दीज थिंग्स एंड चैलेंजेस आर बीइंग डेल्ट विद। तो इन्वेस्टिगेशंस की गई, कैरिड आउट पर द डायरेक्शंस ऑफ लोकपाल। तो रोल ऑफ लोकपाल बिकम्स इम्पोर्टेंट, एंड इवन जो बात करते हैं जो पब्लिक लाइक ऑफिसर्स भी होते हैं, दे आर ऑल्सो covered under the Lokpal Act. तो PFRDA का रोल हमने इन डिटेल बात करी, हमने पहले चैलेंजेस की बात करी, पेंशन फंड रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या और रिफॉर्म्स होने चाहिए, एंड PFRDA की भी हमने बात करी थी स्पेसिफिकली। तो मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्टिल इन वर्क्स, और हमने न्यू पेंशन सिस्टम, ओल्ड पेंशन सिस्टम, उनमें क्या चेंजेस हैं एंड वो कैसे इफेक्टिव हो सकता है इन टर्म्स ऑफ reaching that fiscal deficit target, also promoting fiscal prudence। और फिर हमने बात करी कि और क्या चेंजेस होने चाहिए अगर हमें और फ्यूचर में भी अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रैशनलाइज करना है। टॉक्ड अबाउट मोर से फाइनेंशियल लिटरेसी। सो कट द इम्पोर्ट लेवी ऑन गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। तो जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर, and special notified zones and diamond import licenses cut an import levy. Polished diamonds, diamond sector Gujarat is one of the largest hub, even हम globally भी अगर बात करते हैं तो 9 of the 10 जो diamonds export किए जाते हैं, rough diamonds पॉलिश करके they are exported from India। प्लस हमने चैलेंज की बात करी थी, जो लैब ग्रोन डायमंड्स हैं दे आर बिकमिंग अ चैलेंज बिकॉज ऑफ राइट नाउ जो सिचुएशन है, डिमांड इतनी नहीं है तो प्राइसेस आर फॉलिंग, एंड लैब ग्रोन डायमंड्स जो एक चीपर ऑल्टरनेटिव है, इन्वायरमेंटली ऑल्सो सेफ है कि आप उनको आर्टिफिशियली लैब में ग्रो कर सकते हो। इट इज़ नॉट कि आपको माइन करना पड़ेगा, जो कि अगेन इन्वायरमेंटली भी हार्मफुल एक्टिविटी होता है। यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स, आई थिंक ये कबाला है, मकर संक्रांति आंध्र प्रदेश में, बुल रेस विशाखापट्टनम में, you can see, then Hyderabad, this is Gangireddu bull made to dance। So इन सब में अगर हम हम हाईलाइट कर सकते हैं रोल एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का। हाँ, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट इम्पोर्टेंट है, वाइड रेंज ऑफ 1960। हाँ 1960। तमिलनाडु मार्क्स पोंगल फेस्टिवल, हमने देखा कि पोंगल तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, मकर संक्रांति नॉर्थ इंडिया में, एंड देन वी हैव लोहड़ी। सो दिस मार्क्स कि उत्तरायण जो एंटरिंग ऑफ सन इनटू कैप्रिकॉर्न, इट वुड मूव टुवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर।
एंड इसके अलावा जो मेन आइडिया इन सारे प्रैक्टिसेस जो कस्टम्स हैं फेस्टिवल्स हैं कि जो इंडिजिनस ब्रीड है और जो उन अगेन उनकी इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग करना है और जो और लाइक मेन सबके पीछे ये है इवन कॉक फाइट्स जो होती है। तो एक पूरा जो डिबेट है कि क्रूरलिटी टू एनिमल्स नहीं होना चाहिए प्लस आप कल्चरल प्रैक्टिसेस को कैसे प्रिजर्व करोगे, तो एक ही कैन से वन काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है जो एग्जिस्ट करता है। इसमें बस क्या एक चीज बात था, हमारे पीटी बस बोलो करूँ। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पीपल्स राइट वर्सेस एनिमल राइट्स की कोई बात होती है? नहीं, हम बोलते हैं कि वी हैव टू प्रिजर्व द स्पीसीज, कंजर्व द एनवायरनमेंट। स्पेसिफिक एनिमल का बात नहीं होता। एक बात होता है बस, काउ स्लॉटर को बैन करना चाहिए डीपीएसपी के अंदर में, आर्टिकल 40 आई थिंक इट इज, काउ स्लॉटर। आर्टिकल 48, Directory Ministry of State policy to ban the animal slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle। कॉन्स्टिट्यूशन में बात होता है डीपीएसपी में। एक बस हाईलाइट करूंगा इसमें विद रिगार्डिंग टू द पीटी कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड इट इज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी ऑफ एनिमल्स 1960, और वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया ये WPA एक्ट के अंदर में 1972, और इसके चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो ये गलत हुआ था पीटी में। सो वी हैव बीन कवरिंग दीज एडवर्टाइजमेंट्स। तो यहाँ पे भी सी कि खादी सेल्स में लास्ट 10 years में 4 times इंक्रीज हुआ है। तो रोल ऑफ खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इम्पॉर्टेंट है रूरल एंटरप्राइजेस की ग्रोथ में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कैन इंडिजिनस गुड्स को प्रमोट करना, बीइंग वोकल फॉर लोकल, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई है। इंडिया म्यांमार बॉर्डर चैलेंजेस हम बात कर चुके हैं। And you can see Prime Minister takes a dip in the sea. So this is the Bay of Bengal wala side, because eastern coast Tamil Nadu, Bay of Bengal. So then इसके अलावा so लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस। सो वाई मतलब कौन से एरिया के लिए इट इज गिवन, तो इट कैन बी गिवन टू एन इंडियन हु इज इधर रिजाइडिंग इंडिया या अब्रॉड, तो एनआरआईज को भी दिया जा सकता है। एंड इंडिविजुअल को दिया जाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बॉडी को नहीं दिया जाता। फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन हाई प्रोफेशनल ऑर्डर एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक अफेयर्स, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, आर्ट एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स। तो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं सारे जो ब्रॉडर डोमेन्स हैं उनमें क्या उनका इंडिविजुअली कंट्रीब्यूशन रहा। So rupees 5 lakh plus a citation plaque is given. So लाल बहादुर शास्त्री, अगर हम उनके contributions की बात करें, so we can say he was the second Prime Minister of India, and जो मेन कंसेप्ट था कि उनके टेन्योर के टाइम पीरियड पे सबसे बड़ा चैलेंज एक तो फूड सिक्योरिटी का चैलेंज था। तो ही केम अप विद द आइडिया ऑफ किचन गार्डन्स, और कि वीक में एक बार फास्ट रखना। सो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं वो भी एक आइडिया था ऑफ प्रमोटिंग द इंडिजिनस varieties and self-reliance. And then he died. It is believed कि he died because of a heart attack in Tashkent, वो जो Tashkent समिट था उस टाइम पे। औशिक आपको कुछ ऐड करना है? ताशकंद समिट हुआ था 1965 आफ्टर द इंडो पाक वॉर 1965। तो ही वेंट टू